हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज पहला विषय जो हमने लोशो ग्रिड का शुरू किया था, आज उसके आगे नेक्स्ट सीरीज़ में जाते हैं। आज इसमें जो एलिमेंट भरे हुए हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये होते क्या हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है 4 नंबर, ये राहु का है। ये आपका मनी पावर को दिखाता है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है और आपकी विल पावर को भी दिखाता है। सेकंड आता है जुपिटर का नंबर 3, ये आपका विजडम का नंबर है, फॉर्चून का नंबर है, फैमिली का नंबर है और हेल्थ का नंबर है। उसके बाद आता है जी शनि का नंबर, ये आपके हार्डवर्क का नंबर है, बुद्धिमानी का नंबर है, ये आपकी स्टडी का नंबर है, ये आपकी बिग प्रॉपर्टी का नंबर है। उसके बाद आता है जी 9 नंबर मार्स का, ये 9 नंबर मार्स आपको नेम एंड फेम दिलाता है। अगर इसका चार्ट में प्रेजेंट होना नेम एंड फेम के लिए समझ लो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक्शन का भी नंबर है। इसके बाद आता है 5 नंबर, ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये बैलेंस का नंबर है। आप 1 से 9 नंबर में देखोगे तो बिल्कुल बीच में आता है 5 नंबर, ये आपके बैलेंस को दिखाता है और इसमें आप इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल को भी देख सकते हो व्यक्ति की। इसके बाद आता है 1 नंबर, 1 नंबर आपके खुद को दिखाता है, सेल्फ को। 1 नंबर नेम एंड फेम का भी है और 1 नंबर आपके प्लानिंग को भी दिखाता है और कैरियर की ग्रोथ को भी दिखाता है। चार्ट में 1 नंबर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 1 नंबर मिसिंग नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, अपने सहारे वो ज़िंदगी आगे में बढ़ नहीं पाएगा। इसके बाद आते हैं जी 2 नंबर पे। 2 नंबर आपका चार्ट में फैमिली और लव मैरिज इमेजिनेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी व्यक्ति की लव मैरिज हुई है तो उसमें चार्ट में अक्सर 2 नंबर का पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। 1 या 2 बार ये रिपीट होता है तो समझ लो उसकी लव मैरिज हो सकती है। इसके बाद आता है 7 नंबर केतु का, ये संतान का और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। इससे हम संतान का सुख देखते हैं और अगर ये 2 बार रिपीट हो जाता है तो कई बार देखा जाता है लड़का के रूप में संतान भी मिल जाती है, नहीं तो इसका संतान के रूप में होना बहुत ही ज़रूरी होती है 7 नंबर का। लास्ट नंबर आता है जी आपका 6 नंबर वीनस का, ये आपकी लग्जरी, हेल्पिंग फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रैवल और सारी सुख सुविधा को रिप्रेजेंट करता है। तो चार्ट में अगर ये नंबर मिसिंग है तो ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं समझ लो मिसिंग है। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये लोशो ग्रिड की सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट सीरीज़ में लोशो ग्रिड में बनने वाले योगों के बारे में आपको बताऊंगा। 8 प्लेन बनते हैं मेनली, वो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको डिस्कस करूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत सिंह सनस्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोशो ग्रिड की मेरी वीडियो सीरीज़ चल रही है तो आज उसका 3rd एपिसोड में लेके आया हूँ आपके सामने। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आपको समझाना। लोशो ग्रिड में बनने वाले 8 योग के बारे में आज आपसे बताएंगे आपको। एक योग तो ये है 438 का, एक है 951 का, एक है 276 का, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। तो इसके अलावा जो 3 और प्लेन बनेंगे, योग बनेंगे, वो है 492, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाते हैं, 357, 816। इसके बाद 2 और योग बनेंगे 456, 258, इनको गोल्डन राजयोग बोलते हैं, इसको सिल्वर राजयोग बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन पे 438, जिसके भी ग्रिड में 438 बन रहा होगा योग तो उसको हम थिंक लाइक चाणक्य बोल सकते हैं। इसमें राहु है, जुपिटर की विजडम है और शनि की एकाग्रता है। इस योग में बहुत स्लो थिंकर होंगे पर बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होंगे ये लोग। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है ये लोग वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। जिसके भी ग्रिड में ये नंबर होंगे कंप्लीट ओरिजिनल होते हैं ये लोग, कोई आइडिया कोई से डुप्लीकेट कॉपी नहीं करेंगे, ये खुद ही आइडिया की जनरेशन मशीन है। इनमें फोर साइडनेस बहुत ज़्यादा होती है, दूर की सोचते हैं, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर है ना, वो बहुत दूर की सोचने वाला नंबर है। कंटिन्यूस पढ़ाई का नंबर है, कंटिन्यूस स्टडी का नंबर है। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं ये लोग। गुड आइडिया मशीन्स है इनके पास, जो भी सोचेंगे उस
बहुत रोज रोज नए नए आइडियाज़ आपके सामने निकाल के लाते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट प्लेन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लेन है 951, इसको विल प्लेन कहते हैं। ये कभी भी किसी भी सरकमस्टांसिस में सरेंडर नहीं करते ये लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। ऑलवेज बाउंस बैक, कभी भी किसी सिचुएशन में फंस जाएं, कहीं सेल्स में कहीं गए बंदे फेल होके आ गए, ये सरेंडर नहीं करेंगे, दोबारा नेक्स्ट डे ऐसे निकलेंगे जैसे कभी फेल ही नहीं हुए, और ये सेल्स करके आ जाएंगे। इतनी डिटर्मिनेशन है इन लोगों के पास। ये बैलेंस का भी एक्ट करता है। जो 5 नंबर इसमें मौजूद है ना, 1 नंबर प्लानिंग का है, 9 नंबर एक्शन का है। अगर कहीं प्लानिंग और एक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, 5 नंबर इसको बैलेंस कर देता है हमेशा। तो 5 नंबर होने से इनको बहुत, दोनों इस ग्रिड में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनका 5 नंबर का बीच में मौजूद होना। इस नंबर में एक और बात देखी गई है इस ग्रिड के 951 में, इन लोगों को देर सवेर जब भी मिले लेकिन सक्सेस मिलती बहुत ज़रूर है। ऐसा नहीं होगा इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। कई बार लेट हो जाता है, लोग पूछते हैं आपने मुझे बोला था 951 है मेरा, मुझे सक्सेस नहीं मिली। कई बार लेट हो जाता है पर सक्सेस मिलेगी जरूर, ये श्योरिटी है। whatever they decide they executes। कुछ भी सोचेंगे, आप नरेंद्र मोदी की कुंडली देख लो, उनमें ये 2 बार बना हुआ है, ये सेम ग्रिड 2 बार बना हुआ है 951। तो कुछ भी सोच लेते हैं नरेंद्र मोदी तो करके जरूर रहते हैं। ये इनकी प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। और कभी भी इनकी वीकनेस इनके चेहरे पे कभी भी नहीं आती। अगर इनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, और कहीं आपको मिल जाए, कभी भी शो नहीं करेंगे कि उनके पास 1 रुपया जेब में नहीं है। आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे बहुत सही पोजीशन में खड़े हैं। लास्ट एक्शन प्लेन है 276 का। ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं ये लोग, एक्शन ओरिएंटेड बंदे हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में जाते हैं, चले जाएं तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी पेरेंट्स आपके पास आए जिसकी जन्मपत्री में 276 बना हो और वो पूछे कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है, आप आंख बंद करके बोल देना जा सकता है। क्योंकि एक्सेप्ट चेस, क्योंकि वो दिमाग का काम है, ये एक्शन प्लेन है, तो ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकलेंगे ये लोग गुड फॉर सेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे भी फिजिकल जॉब आपको करना है वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर रहते हैं। और कई बार प्रोमिनेंट ये एक्शन बहुत जल्दी ले जाते हैं जिसकी वजह से इनको चोट भी खानी पड़ती है। सो ये एक नेगेटिविटी इनके साथ है। एक्शन ओरिएंटेड बंदे हैं, सोचेंगे बाद में पहले एक्शन ले लेंगे। सो समटाइम्स दे फेल हो जाते हैं इस चक्कर में और उनको लॉसेस उठाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम वर्टिकल प्लेन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन 3 डिस्कस करते हैं। इसको मेंटल प्लेन बोलते हैं, फर्स्ट वाले को 492, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर ग्रिड में मौजूद है, इसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। ये क्या, आइए देखते हैं ये प्लेन होता क्या है। वैसे ये हेड पार्ट होता है बॉडी का, मस्तिष्क को गवर्न करता है। ये पहले लोग सोचते हैं उसके बाद एक्ट करते हैं लोग। 492 जिसके भी ग्रिड में होगा, वेरी शार्प मेमोरी। किसी का भी फ़ोन नंबर 2-3 साल पहले भी यूज़ किया हो तो एकदम याद रहता है इनको नंबर कि वो उस बंदे का वो नंबर है। किसी गाड़ी का नंबर देख लेंगे वो भी इनकी मेमोरी में आ जाएगा। गॉड गिफ्टेड ब्रेन है इन लोगों का। ऑलवेज लॉजिकल होते हैं ये लोग। जो पढ़ाई बाकी सारे 10 घंटे में करते हैं ये 2-3 घंटे में कर लेंगे। कभी टीचर बोलेगा ना कि भैया आपका बच्चा तो पढ़ता कम था लेकिन नंबर अच्छे ले आता है, तो समझ लो उसका 492 का प्लेन मौजूद है उसके चार्ट में। नेक्स्ट प्लेन की हम बात करते हैं इमोशनल प्लेन। ये हार्ट पार्ट को गवर्न करता है। ये 357 नंबर है इसमें। 3 और 7 स्पिरिचुअलिटी को गवर्न करते हैं। 3 और 5 विजडम एंड इंटेलिजेंस को गवर्न करते हैं। जिसकी भी ग्रेड में 3 और 5 होता है बहुत अच्छे टीचर होते हैं। जिसका 3 और 7 होता है बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं लोग। गोल्डन हार्टेड पीपल होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं। किसी के सुख दुख में अगर कोई बंदा साथ खड़ा है, समझ लो 357 वाला है। बहुत किसी के भी सुख दुख में सबसे पहले आगे आने वाले लोग होते हैं। इसकी वजह से कई बार ये धोखा भी खाते हैं। ऑलवेज स्टैंड बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमेशा दोस्तों और फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ हर मौके पे ये लोग मौजूद होते हैं कि कोई भी उनका सुख दुख हो। वेरी इमोशनल पर्सन, अपने इमोशनल होने की वजह से बहुत धोखा भी खा जाते हैं लोग। जब इनका पर्सनल ईयर, इस ग्रिड वालों का पर्सनल ईयर 7 चल रहा होता है ना,
इनको विशेष सावधानी रखनी है उस साल। किसी को बैंक की पिन नहीं देनी, किसी स्टॉक ब्रोकर को अपना कुछ नंबर्स वगैरह नहीं देने, सीक्रेट नंबर, नहीं तो चीटिंग होने की पूरी संभावना रहती है। अब इसी ग्रिड के इसी के लास्ट प्लेन पे आते हैं हम, प्रैक्टिकल प्लेन। इसमें 8, 1, 6 ये 3 नंबर मौजूद हैं। इसको बिजनेस एरो भी कहा जाता है। बिजनेस के लिए बेस्ट ये 8, 1, 6 का कॉम्बिनेशन मौजूद होना बहुत अच्छा है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं लोग। 8 नंबर की वजह से इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इजी सक्सेस नहीं मिलती। कोई भी प्रोजेक्ट ये लोग हाथ में लेंगे ना, उस प्रोजेक्ट को बड़ी माइन्यूटली देखेंगे, किस चीज़ पे कितना खर्च आएगा, अगर वाइबल लगेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे लोग। इतने इजी नहीं है। खुद के एक्सपीरियंस पे विश्वास करते हैं, किसी के एक्सपीरियंस पे कभी भी नहीं जाते। कोई कह दे कि मार्केटिंग वाला इनको बेचने जाए तो इतनी आसानी से ये लोग खरीदने वाले नहीं होते। गुड ऑब्जर्वर होते हैं और ऑलवेज लॉजिकल होते हैं लोग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन तो हो गए दोस्तों, बाकी अब 2 प्लेन बचे हैं, डायगोनल प्लेन। अब उनकी बात करते हैं आपसे। इसमें सबसे पहले आएगा 4, 5, 6। इसको गोल्डन राजयोग भी बोलते हैं और महाभाग्य योग भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा योग होता है। जिसके भी लोशो ग्रिड में अगर ये 4, 5, 6 मौजूद है, ये सक्सेस को एश्योर्ड करता है। बहुत अच्छा योग है। अब इसके बारे में आप बताते हैं क्या योग है। ये हर लोशो ग्रिड में ये मिलेगा नहीं। अगर ये 4, 5, 6 आपके लोशो ग्रिड में मौजूद है तो ये नेम एंड फेम को बताता है। नेम एंड फेम मिलेगा ही मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। सुपर अचीवर होते हैं ये लोग। फाइनेंशियल सक्सेस होगी ही होगी। 100% सक्सेस अश्योर्ड है इसे। सोनिया गांधी और अनिल अंबानी, इन दोनों की कुंडली में ये योग मौजूद है। वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। जिसका भी ये 4, 5, 6 होता है, 5 नंबर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देता है, 4 भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। फास्ट इन एक्शन होता है 4। न्यूबॉर्न, घर में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, घर में अगर कोई लड़की ब्याह के आई है, उसकी भी हॉरोस्कोप में या उसके लोशो ग्रिड में ये योग दिख रहा है 4, 5, 6 का, तो समझ लो उस घर का फॉर्च्यून बदल जाएगा आने वाले दिनों। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर राजयोग की, 2, 5, 8। एक तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये योग जिसकी भी मतलब हॉरोस्कोप में होगा या लोशो ग्रिड में होगा, तो वो समझो कि आपको प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खुद की बनेगी और प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। प्राइवेट जॉब होगी उसकी, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे रहेंगे, वो तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये गोल्डन राजयोग की तरह नहीं काम करता, बट प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। ये धर्मेंद्र जो एक्टर है उसकी कुंडली में ये योग मौजूद है। उस धर्मेंद्र ने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, पंजाब में बहुत बनाई है, बॉम्बे में बहुत बनाई है, और अब अभी वो फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। नई सीरीज से शुरू की उसने धर्मेंद्र ने, वो फ्रेंचाइजी भी बांट रहा है। तो उसके लिए ये 2, 5, 8 उसकी लोशो ग्रिड में मौजूद होना उसके लिए बहुत फ़ायदे का रहा। थैंक्स फ्रेंड्स, मैंने अपने 8 के 8 प्लेन के बारे में आज आपको बताया, और इसमें आपको कुछ परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो आप, मेरा नंबर इसमें फ्लैश हो रहा है इस प्रेजेंटेशन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सामने अमिताभ बच्चन का हॉरोस्कोप लेके आया हूं। उसको एक नए एंगल से देखने की कोशिश करता हूं। अमिताभ बच्चन के हॉरोस्कोप में इतना पैसा दिखता नहीं है, और सीधा सीधा देखो तो, और जबकि जितना पैसा उसके पास है, तो ऐसी क्या विशेष बात रही उसके हॉरोस्कोप में जिसको एस्ट्रोलॉजर्स ने शुरू में नहीं देखा। आइए हम देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं आज। हालांकि इसका एक्वेरियस लगन है, धनेश और लाभेश दोनों ऊंच में 6ठे घर में हैं, बट ऊंच में बहुत बार चले जाता है ये प्लेनेट। कोई ऐसी बात भी नहीं कि इसको बहुत बड़ा बात मान ली जाए कि इसके पास बहुत पैसा होगा। आइए देखते हैं इसको, कि जबकि 4 प्लेनेट इसके 8th हाउस में, जो कि अनस्टेबिलिटी को कुछ दिखाता है। हालांकि ये एक बार अमिताभ बच्चन के बहुत बुरे दिन भी आए थे। 6ठे घर में जबकि ऊंच का कोई प्लेनेट होता है, चाहे वो लाभेश और धनेश भी हो, तो एक बार दिवाली आवश्यक कर सकता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है और ऐसी एस्ट्रोलॉजर्स में मान्यता भी है।
यहाँ नीच का प्लैनेट राजयोग देता है, बहुत धन देता है, बट उच्च का प्लैनेट एक बार दिवालिया कर सकता है। अब वो पॉइंट देखते हैं जिसके कारण हम मान सकते हैं कि बंदे के पास बहुत पैसा होगा। पहली बात हम मून चार्ट पे आते हैं। मून चार्ट से भी साधारणता देखें तो 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट चले गए हैं जो कि बहुत बड़ी कोई ग्रेट प्रॉमिस नहीं दिखा रहे। बट यहाँ एक बात नोट करने वाली है, जुपिटर 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है, जो बहुत बड़े नेम फेम को और बहुत बड़े पैसे की तरफ कुछ इंडिकेशन दे रहा है, अमल कीर्ति योग बना रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, इंदु लगन पे इसके, जहाँ से इसकी जो एस्ट्रोलॉजर्स का नया नज़रिया बना वह इंदु लगन से बना है इसका। अब इंदु लगन क्योंकि धन के लिए देखा जाता है, तो यहाँ देखते हैं ऐसी कौन सी करामात हुई जिससे ये साफ पता लगता है इसके पास बहुत पैसा होगा। अब इंदु लगन की पहले मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशन रखता हूँ। इंदु लगन निकालते कैसे हैं? इंदु लगन के लिए हमारा फॉर्मूला है लगन से 9th हाउस और मून से 9th हाउस को हम टोटल कुछ इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस दी हुई हैं, इनको जोड़ के 12 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर रहता है उसको चंद्रमा से उतने घर आगे ले जाते हैं, वो हमारा इंदु लगन बन जाता है। अब इसका लगन से 9th लॉर्ड वीनस है और चंद्रमा से 9th लॉर्ड मरकरी है। तो लगन से हम 9th लॉर्ड को देखें, वीनस को देखें तो 12 की एलोकेशन दी है मार्किंग में इसको, और मरकरी की 8 दी है, तो टोटल दोनों को जोड़े तो 20 है। इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं प्रिंसिपली, तो रिमाइंडर 8 बचता है। हमें 8 घर आगे चंद्रमा से चलना है, वो हमारा इंदु लगन बनेगा। इसका चंद्रमा 9th हाउस में प्लेस्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा टॉरस इसका इंदु लगन बन गया। अब वही प्लैनेट जो 8वें और 12वें घर में यहाँ दिख रहे थे, यहाँ 5वें घर में आ गए सारे के सारे। तो 2 5 और 9 11 ये यहाँ पे प्लैनेट होना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अब दूसरी बात देखते हैं इसमें, यहाँ पे धनेश वो 5th हाउस में आ गया और अपने घर में बैठा हुआ है मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ का लाभेश यहाँ पे भी 12th ऊंच का चला गया 3rd हाउस में, हाउस ऑफ एफर्ट्स में। कभी भी बहुत पैसे जिसने कमाने हो ना, उसकी जन्म पत्री में मैंने साधारणता देखा है कि 3rd हाउस बहुत पावरफुल होना चाहिए। 3rd हाउस हमारा हाउस ऑफ एफर्ट्स है। अब इसमें एक नया एंगल आज आपके सामने रखता हूँ, इसका लोशो ग्रिड। अमिताभ बच्चन का लोशो ग्रिड में 5 बार 1 है, नेम फेम दिखा रहा है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही कि जिससे पता लगे बहुत बड़ा पैसे वाला होगा। तो यहाँ क्या टर्न आया वो बताता हूँ मैं आपको। इसकी फर्स्ट फिल्म जंजीर रिलीज़ हो रही थी, और जंजीर के रिलीज़ होने से पहले ये जया बच्चन के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। इनके पिता ने इनको बोला कि तू इसके साथ जाएगा तो शादी करके बाहर जाएगा, नहीं तो ऐसे तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो मजबूरन इसको शादी करनी पड़ी। अब उस शादी से देखते हैं इसका भाग्य कैसे चमका। अब ये मैं आपके सामने जया बच्चन का लोशो ग्रिड रखता हूँ। हमें पता है ये 4 नंबर मनी पावर को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। अब यहाँ पे तो 1 था, एक बार 4 आया हुआ है। अब जया बच्चन की कुंडली में देखो तो 2 बार 4 आया हुआ है। तो ये बैंक बैलेंस कितने मल्टीफोल्ड में बढ़ने वाला है, ये यहाँ से पता लग रहा है। अब यहाँ पे 1 था नेम एंड फेम वाला मार्स, यहाँ पे जया बच्चन के 2 बार हैं, यहाँ 3 हो गए समझ लो। यहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम पे खाली था, यहाँ पे बड़ी प्रॉपर्टी के लिए 2 बार 8 हो चुका है जया बच्चन का। तो जब जंजीर रिलीज हुई, बहुत पैसा कमा के लाई, करोड़ों रुपए अमिताभ बच्चन के लिए कमा के लाई, वहीं से इसकी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पहले भी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी का एक वीडियो लेके आया था। अब एक्सक्लूसिवली अनिल अंबानी जी का वीडियो लेके आया हूं, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के लिए। उनकी जन्म पत्री में उनका जो लगन का लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड ये 12th हाउस में, जो कि इनकम से ज़्यादा खर्चों की तरफ कुछ इंडिकेशन दे रहा है। अब ये 2014 में इनकी दशा शुरू हुई तो ये योग एक्टिवेट भी हो गया। उससे पहले इनकी जुपिटर की दशा चली, ये दशा चली करीब करीब उनकी 16 साल, ये 98 से समझ लो 2014 तक चली। जुपिटर इनका शानदार पोजीशन में 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है और 11th भाव में है, लेकिन ये चलित में 10th हाउस में आ गया।
तो विदेशों से भी इनको इनकम हुई, पराक्रम भी इनका रहा उस जुपिटर की दशा में, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत ऊपर का पीरियड था वो उनकी जीवन काल के लिए। 2000। अब इनकी को एक बात और देखते हैं, इनका जो लाभेश है वो सप्तम भाव में नीच हो रहा है, लेकिन जिस घर में नीच का हो रहा है उसका लॉर्ड ऊंच में चला गया पंचम भाव में। पैसा तो उनके पास, लाभेश तो बहुत अच्छी सिचुएशन में यहाँ पे भी दिख रहा है और 10th लॉर्ड के साथ भी है। बट एक बात नोट करने वाली है कि ये लाभेश बड़े भाई के घर का लॉर्ड भी है और व्यापार के घर में नीच का हो रहा है। उनकी और बड़े भाई के बीच की साझेदारी, क्योंकि 7वां घर साझेदारी को भी इंडिकेट करता है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, उनके और दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ। अब एक बिंदु इसमें और आगे बढ़ाते हैं। अब उनकी शनि की दशा शुरू हुई 2014 में। ये दशा सेकंड भाव का लॉर्ड 12th हाउस में, तो कुछ खर्चों से ज़्यादा इनकम को दिखाती है, और इनकम भी कुछ ऐसे चीज़ों पे भी दिखा रही है जो हम चर्चा में नहीं ले सकते। आप समझदार हो तो समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनकी जन्मपत्री में और भी कुछ चर्चा करते हैं आपके साथ। इनका पंचमेश सप्तम में और सप्तमेश पंचम में है, तो इनका प्रेम विवाह हुआ, वो भी सिनेमा जगत, क्योंकि पंचम भाव सिनेमा जगत को भी बिलोंग करता है, तो सिनेमा जगत की अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ उनकी शादी भी हुई। अब पंचम भाव का सप्तम भाव से संबंध ये भी बताता है उनका सिनेमा से जुड़ा हुआ या मीडिया से जुड़ा हुआ कारोबार भी था। वो भी जग जाहिर है कि उन्होंने सिनेमा जगत में बहुत सारा पैसा लगा के रखा हुआ था। अब नेक्स्ट एनालिसिस ये करते हैं आपकी कि तो 2014 के बाद ये शनि की जब दशा शुरू हुई तो शनि 12th भाव में था, वहीं से इनके बुरे दिन की शुरुआत हुई। अब ये शनि इनका 12th हाउस वाला उस समय 2000, अभी लास्ट गोचर शनि इसी घर में था, लास्ट गोचर में वहाँ पे जुपिटर भी जब आया तो ये हाउस ऑफ लॉसेस और हाउस ऑफ ह्यूमिलिएशन ट्रिगर हो गया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको लॉसेस हुए इस पीरियड में। उनके शेयर मार्केट में शेयर मेखल मिनिमम वैल्यू पे आ गए। अब प्रेजेंटली उनका जो गोचर चल रहा है शनि जुपिटर का, वो लगन में चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ वर्स्ट इज ओवर। अब फ्यूचर के लिए क्या संकेत है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। अब इनकी 2021 में एक दशा आएगी सैटर्न वीनस की। वीनस इस कुंडली में पंचमेश होकर सप्तम भाव में है। वो 3 साल करीब 36-38 महीने की करीब करीब दशा है। मैं यहाँ से कुछ बेटर डेज उस पीरियड में उनको देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है उस पीरियड में इनकी काफ़ी रिकवरी होने के चांसेस हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ, उनके 3rd हाउस में 42 बिंदु हैं। जब ये शनि और जुपिटर गोचर करते हैं वो 3rd हाउस में जाएंगे, कुछ बेटर पीरियड इनका वहाँ आ सकता है। तो जब भी शनि यहाँ उनका 3rd हाउस में जाएगा, ऑलमोस्ट 2023 है ना, 25-26 के बाद यहाँ पहुँच जाएगा शनि, तो वो भी 2.5 साल इनके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर। क्यों? क्योंकि उसका भी अगली बात बताता हूँ। 2033 में उनकी बुध की महादशा आने वाली है। बुध नवमेश है और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है पंचम भाव में। और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध सप्तमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि चंद्रमा है, जो कि पंचम भाव में ऊंच होकर बैठा हुआ है। तो 2033 के बाद उनके गोल्डन डेज में वापस देखता हूँ, बट यहाँ से वहाँ तक का सफ़र 2033 तक का बिल्कुल एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन बेटर पीरियड्स को दिखा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं संस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आया हूँ। विषय है बिजनेस और जॉब। बहुत लोग आके हमसे पूछते हैं कि मेरी कुंडली में, मेरे हॉरोस्कोप में बिजनेस का प्रॉमिस है या जॉब का प्रॉमिस है। तो आइए आपको समझाता हूँ इस चीज को पढ़ना और समझना कैसे है। जो जॉब का घर है वो 6th हाउस है और जो बिजनेस का घर है वो 7th हाउस है। अब इनकी कनेक्टिविटी किससे देखी जाएगी? इसकी कनेक्टिविटी यदि 1st हाउस, 2nd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस से कैसे बन रही है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इंसान जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। अगर 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस चला जाता है, या 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस चला जाता है, या कर्मों का स्वामी यानी 10th लॉर्ड हमारा 6th हाउस से संबंध बना रहा है, या लाभेश हमारा 6th हाउस से संबंध बना रहा है, मतलब हमारे लाभ वो जॉब से दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपके हॉरोस्कोप में जॉब का प्रॉमिस है। अब समझते हैं बिजनेस के लिए क्या देखना है। बिजनेस के लिए हमारा प्राइमरी हाउस 7वां घर है। जब इसकी कनेक्टिविटी 1st हाउस से बन रही है, 2nd हाउस से बन रही है, लाभेश से बन रही है, या 10th हाउस से बन रही है, यानी हमारे कर्मों से बन रही है, तो इट मीन्स ये बिजनेस का प्रॉमिस शो हो रहा है। ऐसे चार्ट में व्यक्ति बिजनेस की तरफ जाएगा।
कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें बंदा बिजनेस भी कर रहा है और उसका 6th हाउस देख रहा है। जैसे वकालत है, वकालत का बिजनेस 6th हाउस से प्रॉम्प्टली देखा जाता है। इवन वास्तु शास्त्री है जो, उसका भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, वो भी 6th हाउस से देखा जाएगा। वहां पे बिजनेस तो कनेक्टिविटी 6th हाउस से दिख रही है, पर कर वो बिजनेस रहे, तो कुछ इसके अपवाद रहेंगे। अगले विषय में आपसे नई YouTube वीडियो में मिलूंगा, और मुझे इससे रिगार्डिंग आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871057585। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक हॉरोस्कोप मैं चाइना का लेके आया हूं आपके सामने। इसमें आपसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे चाइना के साथ प्रेजेंट मूवमेंट में हो क्या रहा है। सैटर्न और जुपिटर की ट्रांजिट से देखते हैं तो लास्ट ट्रांजिट उनकी 12th हाउस में हुई थी, जो कि हाउस ऑफ हॉस्पिटल है, लॉसेज है, ह्यूमिलिएशन है। तो ये हाउस एक्टिवेटेड था। और प्रेजेंट में देखा जाए तो शनि यहाँ भी गोचर में रेट्रोगेट होके 12th के फल दे रहा है, और जुपिटर यहाँ से रेट्रोगेट होके वापस 12th हाउस में चला गया। तो ये बहुत बुरी तरह से 12th हाउस उसका एक्टिवेटेड है। और ये बीमारी चाइना से ही फैली है, तो देखो उसको 12th हाउस कितना पीड़ित है और कितनी मतलब सक्रिय है इस समय। ये बीमारी पूरी दुनिया को देने वाला चाइना, मैंने अनिल अंबानी के हॉरोस्कोप में भी बताया था, 12th हाउस हाउस ऑफ ह्यूमिलिएशन है, लॉसेस है। उसकी सैटर्न की दशा चल रही थी, तो उसका सैटर्न 12th हाउस में था नेटल में। इसका जुपिटर 12th लॉर्ड होके 12th हाउस में मौजूद है। अब ये देखते हैं कि सितंबर में जब राहु घर बदल के मिथुन से टॉरस में आएंगे, और ये अभी शनि डायरेक्ट हो जाएंगे 29 सितंबर को। तो शनि यहाँ पे 7 डिग्री पे रेट्रोगेट हुए थे, यानी चंद्रमा पे जाने से कुछ पहले ही। चंद्रमा इस जन्म पत्री में 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड का मतलब होता है इसके चाइना के सामने वाली दुनिया का इंटायर वर्ल्ड। जब शनि चंद्रमा के ऊपर से डिग्री के ऊपर से निकलेगा, और शनि ये यहाँ से राहु भी उस घर को पीड़ित करेगा, सोचो इसके सामने वाली दुनिया के साथ क्या रिलेशन रहने वाले। तो छोटी सी स्क्रिप्ट है मेरी, लेकिन ये बहुत कुछ बता रही है। आने वाले दिनों में चाइना की जो प्रॉब्लम दिख रही है ना भी सॉल्व हो गई है, वो फार फ्रॉम ओवर है। ये घटनाक्रम दोबारा घूमेगा, और बहुत जल्दी आपके सामने मेरी कही हुई बातें आपके सामने सच के रूप में सामने आने वाली। थैंक्स फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो ये आपको समझ में आया हो या आपको पसंद आया हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह अपना यूट्यूब चैनल सनस्टार एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ भारत से संबंधित रिसेंट इवेंट से संबंधित कुछ विषय आपके सामने रखने आया हूं आज। वो विषय शुरू होते हैं दिल्ली रॉयट्स से, और अभी यहाँ जहां प्रेजेंटली आज हम कोविड के बाद खड़े हैं। इंडिया का हॉरोस्कोप में टॉरस लगन है इंडिया का, और ट्रांजिट में राहु 2nd हाउस में चल रहे थे। जब ये रॉयट्स हुए उस दिन मार्स 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहे थे। तो जिस दिन रॉयट्स हुए, राहु की दृष्टि मार्स के ऊपर थी। दिल्ली रॉयट्स जब शुरू हुए, वहां बिगिन हुए, कुछ दिनों के लिए रुक गए वहां पे रॉयट्स, क्योंकि जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद मार्स ने अगली पोजीशन यहाँ ले ली, अपने घर में आ गया, 7वें घर में। उस पीरियड में ऑलमोस्ट पीसफुल रहा। फिर ये दोबारा दंगे भड़क गए जब दिल्ली रॉयट्स मेन हुए, तो तब यहाँ पे दोबारा 8वें घर में आ गया, और राहु बिल्कुल सामने था। इसी घर में सोलर इक्लिप्स भी लगा। तो 6-7 ग्रह इस घर में सोलर इक्लिप्स के समय फंसे हुए थे, और राहु केतु एक्सिस में ऑलमोस्ट सारे ग्रह आ चुके थे इक्लिप्स वाले दिन। तो मैंने एक भविष्यवाणी भी की थी, क्योंकि वहां से 15 दिन बाद चंद्रमा का भी इक्लिप्स होना था 10 जनवरी के आसपास। वरामिहिर का सिद्धांत है कि जब 2 इक्लिप्स 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएं, तो किसी ना किसी बड़ी देश का सेनापति मरता है। तो तब उस समय तो रॉयट्स ही चल रहे थे। तुरंत बाद ईरान और अमेरिका की कुछ लड़ाई चली, और ईरान के एक सेनापति को बाहर देश में कहीं मार दिया गया। तो वरामिहिर की वो भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। और एक बात और कही गई है कि जब ये इक्लिप्स लगता है और सारे के सारे राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह फंसे हुए थे, तो आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। साथ में आने वाला सर 2020 भी था, जो 4 नंबर साल यानी राहु का साल था। वैसे भी पिछले इतिहास में जाएं तो 1720, 1820, 1920 कोई ना कोई बड़ी महामारी लेके आया, और बहुत बुरा टाइम था। ये लोग 2020 से भी ऐसी एंटिसिपेशन कर रहे थे, और जो एंटिसिपेशन कर रहे थे ऐसा हुआ भी।
अगले एपिसोड में चलते हैं जी। दिल्ली वार्ड्स के बाद सोलर इक्लिप्स हुआ, फिर दिल्ली इलेक्शंस हुए। हिंदुस्तान के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, या इसमें चूंकि अरविंद केजरीवाल विजयी हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी का भी टॉरस राशि है, टॉरस राशि भी है, टॉरस लगन भी है। तो एट द टाइम ऑफ दिल्ली इलेक्शंस शनि यहां से मूव करके इधर आ चुके थे, राहु इधर पहले से ही बैठे थे। तो छठा घर शत्रु का होता है, तो जब भी राहु और शनि की दृष्टि छठे घर में होगी तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। तो एट द टाइम ऑफ दिल्ली इलेक्शंस मैंने बहुत कन्विंसिंगली फेसबुक पे लिखा था, हालांकि मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूं, पर मैंने लिखा था अरविंद केजरीवाल वन साइडेड जीत जाएंगे, क्योंकि छठा घर में राहु और शनि दोनों देख रहे थे, यानी उनके दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे मैंने भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। अब चूंकि मैंने पहले बोला कि राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह फंसे हुए थे, तो यहीं पे कोविड-19 भी यहीं से शुरू हो गया दिसंबर में। तो लास्ट दिसंबर में शायद पहला केस पकड़ा गया था कोविड का, तो शुरुआत यहां हो चुकी थी। वो कोविड क्यों हुआ उसके भी बारे में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। चूंकि जुपिटर ग्रह जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जुपिटर से आगे शनि चल रहे थे और जुपिटर से बिल्कुल पीछे केतु थे उस समय। तो जुपिटर तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। इस जुपिटर के कारण ही कोविड-19 की एक शुरुआत हुई महामारी की, जो कि स्टिल आज तक जिसका कोई समाधान नहीं हो पाया। अब चूंकि सितंबर में आज मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, सितंबर 23 को यहां से केतु पिछले घर यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ जुपिटर को राहत की सांस मिलेगी। हालांकि आगे शनि खड़े, शनि से उनका मिलन होने वाला है, पर बहुत जल्दी वो अगली ट्रांजिट में शनि को क्रॉस कर लेंगे। तो जब शनि को क्रॉस कर लेंगे, हालांकि नीच में रहेंगे, बट यहां से बहुत बेटर रेस की उम्मीद करता हूं। मेडिसिन आ जाएगी मेरे हिसाब से, और बहुत जल्दी इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे कोविड के। अब इसके बाद मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं कि चूंकि जुपिटर स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो और थे भी धनु राशि में, और शनि का भी धनु राशि में पूरा इंपैक्ट था, तो बहुत बड़ा फॉल हमने शेयर मार्केट में देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। चूंकि यहां से केतु निकलने वाले हैं, तो शेयर मार्केट के लिए भी यहां पर मैं बेटर डेज की उम्मीद करता हूं। जब जुपिटर यहां पे कैप्रिकॉर्न राशि में शनि को क्रॉस कर देंगे, तो बहुत अच्छा एक नए स्वर्णिम दौर की शुरुआत होगी। हालांकि बहुत तेजी तो नहीं आएगी, क्योंकि हाउस इंडिया का कैप्रिकॉर्न हाउस बहुत वीक है, स्टॉक में 20 बिंदु हैं। बट चूंकि दोनों की अगली ट्रांजिट इस एक्वेरियस राशि यानी एरी साइन की तरफ जा रही है, तो यहां से एक नई तेजी की शुरुआत जरूर होगी। मैंने आज आपके सामने कुछ भारत से रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर किए, इनको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाने की आपको कोशिश की। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आया हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगली बार मैं आपके साथ एक नए विषय के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन से जुड़ी एक सीरीज मैंने शुरू की थी, वो आज उसका पहला वीडियो बनाया था, वो इंदु लगन पे था। अब नॉर्मल हॉरोस्कोप में धन को कैसे देखेंगे, अब आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। धन के लिए वैसे हमारा 2nd हाउस और 11th हाउस है। 2nd हाउस हमारा संचित धन को दिखाता है, जिसमें हमारी नॉलेज भी आती है, हमारा लिक्विड कैश भी आता है, इवन हमारी अदर असेट्स भी आती है। जो डे टू डे में हम लाभ कमा रहे हैं उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। बट चूंकि पंचम और नवम भाव ये हमारे लक्ष्मी स्थान है, तो इनका भी धन को कमाने में या धन को अर्जित करने में बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम इन चारों प्लैनेट के लॉर्ड्स की, यानी इन चारों घरों के लॉर्ड्स की पोजीशन देखेंगे, उससे बताने की कोशिश करेंगे, और उनका नवांश में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या डिक्लाइन हो रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। कौन सा प्लैनेट कहाँ नवांश में जा रहा है और D1 में उनकी क्या पोजीशन है। आइए चलो, जो मैंने जितनी भी बातें अभी तक की हैं उनको इस केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2nd लॉर्ड 10th हाउस में ऊंच का है, बहुत अच्छी पोजीशन में है और धन देने की पोजीशन में दिख रहा है। अब इस प्लैनेट ने किससे संबंध बना हुआ है? जुपिटर से, जो कि नवम भाव के यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन दिख रही है चार्ट में सूर्य की। अब 2nd पोजीशन देखते हैं हम 5th लॉर्ड की। 5th लॉर्ड मंगल बनता है, वो भी 2nd हाउस में बहुत अच्छी जगह पोजीशन में है, बट किसी और धन हाउस के स्वामी से कनेक्टिविटी नहीं बना रहा, बट अपनी मित्र राशि में, यानी वो भी अच्छा धन देने की सिचुएशन में D1 में लग रहा है। अब 3rd हम देखते हैं जी 9th हाउस के लॉर्ड को। ये जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है, हालांकि धन
सेकंड लॉर्ड से कनेक्टिविटी बना रहा है और बैठा भी केंद्र में है, बट चूंकि ये नमिकल साइन में बैठा है तो उतना धन नहीं दे पाएगा जितनी की इसका पोटेंशियल दिख रही है चार्ट में अभी। तो कुछ ना कुछ धन की कमी रह जाएगी, पूरे पोटेंशियल पे धन नहीं दे पाएगा, बट धन जरूर देगा ये प्लेनेट भी। और इसके बाद हम देखते हैं वीनस की सिचुएशन। वीनस 5th हाउस में भी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, बट नॉर्मल साइन में बैठे हुए हैं, कोई मित्र के घर या उतनी अच्छी पोजीशन में दिख नहीं रहे, बट नॉर्मल धन देने की पोजीशन में वीनस भी दिख रहे हैं। अब इन चारों प्लेनेट को हम इनका नवांश में देखने की कोशिश करते हैं, नवांश में इनका कितना पोटेंशियल है रिजल्ट देने का। सूर्य नवांश में देखते हैं जी, लगन का लॉर्ड सूर्य ही बनते हैं यहाँ पर, और 11वें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है उससे बढ़िया ही हुआ है, कम नहीं हुआ। हालांकि मित्र राशि में है, 11वें हाउस में, तो बुरे नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये पैसा देने के लिए पूरा समर्थ है ये प्लेनेट इस चार्ट में। अब सेकंड बात करते हैं हम मार्स की। मार्स इस हाउस में मित्र के घर, यहाँ भी मित्र के घर बैठे थे, इधर भी पंचम में बैठे हुए हैं, यहाँ सेकंड हाउस में बैठे थे, यहाँ पंचम में आ गए, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और जिस घर में बैठे हैं उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में, यानी वो भी धन स्थान में चला गया। तो यहाँ पे नवांश में मार्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी दिख रही है। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड जुपिटर की। जुपिटर सेकंड हाउस में है। जुपिटर यहाँ पे भी बुरा नहीं था, बट यहाँ पे भी इनमिकल साइन में था, और इधर नवांश में भी इनमिकल साइन में बैठा हुआ है। हालांकि बैठा अच्छी जगह है, धन जरूर देगा, पर जो पोटेंशियल बाकी 2-3 में दिख रहा है उतना पोटेंशियल जुपिटर में नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं लास्ट में वीनस की हम। वीनस इस चार्ट में 5th हाउस में है। हालांकि पैसा देने की जगह वीनस भी बैठे हुए हैं, पर चूंकि ये बैठे मित्र राशि में नहीं बैठे हुए, जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं, जो कि इनकी शत्रु राशि होती है। तो मैं समझता हूं कि जो पोटेंशियल मार्स में और सन में दिख रहा है इस चार्ट में, उतना बाकी दोनों में नहीं है। हालांकि दोनों धन देने की सिचुएशन में हैं दोनों प्लेनेट। अब ट्रांजिट का भी एक रूल लगाते हैं, धन आता कब है। जब भी नवांश में आपका सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड से पंचम में या पहले घर में या पंचम में या 9th में जब भी जुपिटर ट्रांजिट में जाते हैं, तो वो धन देने की सिचुएशन तब आती है। तो अब सेकंड लॉर्ड है सूर्य, 11th लॉर्ड है वीनस, तो सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं इस घर में। तो जब भी जुपिटर इस घर में जाएंगे, यहाँ से 5th में या 9th में जाएंगे, इस व्यक्ति को पैसा अच्छी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद हम वीनस देखते हैं। वीनस की पोजीशन, वीनस यहाँ पर सेजिटेरियस साइन में बैठे हुए हैं, तो सेजिटेरियस से पंचम बनता है ये घर और ये घर, ये खुद का। तो जब भी जुपिटर ट्रांजिट में इन घरों में जाएंगे, इस व्यक्ति के पास पैसे आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैंने आज हॉरोस्कोप के माध्यम से आपको धन कब आएगा, कितना आएगा, ये समझाने की कोशिश की है, और धन देने वाले प्लैनेट कितना पोटेंशियल धन देने का रखते हैं वो भी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा। अभी इस वीडियो की सीरीज को मैं, धन देने वाली सीरीज को मैं आगे भी चलाऊंगा, बट मुझे आपके साथ सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर्स एंड लॉयर्स का हॉरोस्कोप में कैसे देखना है वो पढ़ने या देखने की कोशिश करते हैं। फॉर डॉक्टर्स जो मेन प्लैनेट होते हैं वो सन, मार्स, मून एंड जुपिटर। सन औषधि का कारक है, मार्स आपका साहस है, क्योंकि जो भी काम करना पड़ता है डॉक्टरी में कोई आसान काम नहीं है, उसको करने के लिए साहस की तो आवश्यकता बहुत ही है। मून कहते हैं अफ्लिक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। जब इतना कुछ देखता है डॉक्टर, तो उसका माइंड, मून जो कि गवर्न करता है, उसका थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन, ये थोड़ा बहुत क्या एफ्लिक्शन होना बहुत ही मस्ट है, समझ लो इस केस में, डॉक्टरी केस में। जुपिटर का भी, जुपिटर चूँकि जीव है, इसका भी डॉक्टरी से बहुत बड़ा संबंध है। इनका कनेक्शन 10th हाउस से किसी ना किसी रूप में, वैसे जुडिशरी कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए जो मेन हाउसेज हैं वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस हैं। 6th हाउस आपका डिसीज का है, 8th हाउस की सर्जरी का है। सर्जरी से कुछ कनेक्शन हो डॉक्टर का, अगर डॉक्टर सर्जन है तो 8th हाउस भी इंक्लूड होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है। अब इनका पढ़ाई से भी कनेक्शन देखते हैं कि जो वैदिक चार्ट में देखा जाता है कि 5th हाउस का 6th और 12th से अगर वो सर्जन नहीं है और कनेक्शन बन रहा है, तो समझ लो कि वो डॉक्टरी पढ़ सकता है।
आप केपी में देखते हैं तो फोर्थ हाउस का सिक्स से 10 से और 8th हाउस से कनेक्शन कहीं ना कहीं बनना चाहिए डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो बनते हैं। अब इनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में, यानी सन मार्स अगर 10th हाउस में बैठ जाएं, कुछ जुपिटर 6th हाउस में 10th को देख रहा है, कुछ ना कुछ, क्योंकि चूंकि ये धन भाव भी है इंक्लूड इसमें कि पैसा तो डॉक्टरी का पेशा तो धन तो आएगा, इनकी भी इंक्लूजन कहीं ना कहीं आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लॉयर्स की कुंडली को। लॉयर्स की कुंडली के लिए 6th हाउस जुडिश सबसे मेन है, लॉ का, कोर्ट कचहरी का हर ही छठा वाला घर है, और 9th हाउस आपका जस्टिस का है। जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं वो जुपिटर सैटर्न, जुपिटर जुडिशरी है, सैटर्न जस्टिस है, मार्स साहस है कोर्ट कचहरी में जाके अपना केस लड़ने का, मरकरी वो इंटेलिजेंस है जो हमें केस जीतने के लिए चाहिए, केस को पढ़ने के लिए चाहिए, केस को समझने के लिए चाहिए, राहु वो दाव पेच है जो कोर्ट में खेले जाते हैं। आजकल की 21वीं शताब्दी में राहु की जो मान्यता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि राहु वो सारे दाव पे देता है जो जीतने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये तो प्लैनेट हो गए। अब हाउसेस जो इन्वॉल्व मैंने बताया 6th हाउस और 9th हाउस, इनका कनेक्शन 10th हाउस से होना चाहिए, 2nd हाउस हाउस ऑफ इनकम होना चाहिए, लाभ से होना चाहिए, 1st हाउस से होना चाहिए, क्योंकि 1st हाउस सेल्फ का है, 1st हाउस का 6th हाउस से कनेक्शन जो जुडिशरी की तरफ दिखा रहा है, इशारा दे रहा है, बंदा लॉयर बन सकता है। इसके अलावा भी मैं एक बिंदु और उठाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो इतना कह सकता हूँ 3 नंबर उसकी कुंडली में चाहिए, 4 नंबर चाहिए, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है। हमें लगातार पढ़ना पड़ता है लॉयर बनने के लिए, तो वो कंटिन्यूस स्टडी जुपिटर आपको देता है। 4 नंबर राहु का है जो कानूनी दावपेच से जीतना सिखाता है। 5 नंबर मरकरी की इंटेलिजेंस है। 8 हाउस शनि का जो जस्टिस को दिखाता है, और 9th नंबर मंगल का है। तो ये 3, 4, 5, 8 और 9 नंबर, ये किसी तरह अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो ये भी काफ़ी हद तक एक अच्छे लॉयर बनने के लिए संकेत देते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आज, फॉरेन सेटलमेंट। आजकल बहुत लोग मेरे पास आते हैं और उनका पहला क्वेश्चन होते हैं क्या मैं फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है मेरी। उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूँ आपको। ये जो हाउसेस मैंने रेड मार्क किए हुए हैं ये सारे फॉरेन हाउसेस हैं। इसमें से सबसे बड़ा हाउस जो फॉरेन से जिसकी सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी बनती है वो विदेश का 12वां घर है। इसको मैं इस प्रेजेंटेशन में एक तरफ रखता हूँ, बाकी सारे हाउसेस को एक तरफ रखता हूँ। अब ये हाउसेस हैं, ये लगन है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस लगन का मतलब है अगर लगन का लॉर्ड विदेश में जाके बैठ गया तो आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो, या फिर विदेश का भाव का लॉर्ड आपके लगन में आके बैठ गया, इसका मतलब विदेश आपके पास चल के आ गया, यहाँ एक विदेश जाने और सेटलमेंट का योग बनता है। सेकंड हाउस बनता है सेकंड हाउस, ये आपका फैमिली का, धन का, प्रॉपर्टी का, नॉलेज का। इसकी अगर कनेक्टिविटी 12th हाउस से बनती है या 12th लॉर्ड यहाँ जाके बैठता है तो वो भी फॉरेन सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा योग बनाता है। उससे अगला हाउस आता है जी आपका 4th हाउस। 4th हाउस इसलिए आता है जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा घर का 4th हाउस होता है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में और 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ रहा है, या 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठ के 4th को देख रहा है, तो भी ये कनेक्शन बनता है। अगर ये कनेक्शन बन रहा है आपकी जन्मपत्री में तो भी आप कह सकते हो कि मैं फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है मेरी। अगला जो बड़ा घर है वो है 9th हमारे भाग्य का। अगर आपके भाग्य का भाव विदेश से या विदेश का भाव भाग्य में आके बैठता है, इनकी कनेक्टिविटी आपस में बनती है, तो भी आपका विदेश सेटलमेंट का एक योग बनता है। और उससे लास्ट में जो योग आता है वो है 10th हाउस का। 10th हाउस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके कर्मों का विदेश से और विदेश का कर्मों से कोई संबंध बन रहा है, आप कह सकते हो कि मैं विदेश सेटलमेंट हो रही है मेरी। अब इसके अलावा एक दो बातें और देखने वाली होती हैं। जब जिस समय भी आपका ये सब कनेक्शन बन गए हैं तो एट द टाइम ऑफ बाहर जाने के तो आपका 3rd हाउस और 9th हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए। 3rd हाउस आपका वीजा अप्रूवल का है और 9th हाउस दूर दराज की यात्रा का है। अगर दशा भुक्ति या अंतरा का इनसे संबंध बन रहा है तो समझ लेना आपके जाने का टाइम आ गया।
हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। टॉपिक का नाम है प्लैनेटरी ट्रांजिट। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरे शनि ने घर बदल लिया पर मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं आया, जुपिटर मेरा अच्छा गया है, फल नहीं दे रहा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पहलू को कि प्लैनेट फल कैसे और कब देते हैं। जुपिटर और वीनस ये हमेशा 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में अपने फुल इफेक्ट्स देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सन मार्स पे। ये गोचर करते संग ही अपने फल देने शुरू कर देते हैं और 10 डिग्री तक अपना जनरली अच्छा फल या बुरा फल जो भी देना होता है दे देते हैं। अब आते हैं सैटर्न मून पर। सैटर्न मून जाते जाते यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री यानी अंतिम भाग पर ये अपना विशेष फल देते हैं। बुध और राहु ये 0 से 30 डिग्री तक अपना फल पूरी भाव में देते हैं। अब और बातें भी समझने की कोशिश करते हैं जो बातें ट्रांजिट को प्रभावित करती हैं। उसमें से सबसे पहले आते हैं अष्टक वर्ग पर। अगर प्लैनेट अच्छा गया है, जो दिख रहा अच्छा गया है, अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु नहीं प्राप्त उसको, तो उसके फल अच्छे नहीं मिलने वाले। यानी अच्छे का मतलब है 5 बिंदु से 8 बिंदु तक कुछ भी मिल सकते हैं उसको। तो 5 से 8, 0 से 4 तक तो नॉर्मल है, बिलो है समझ लो। अगर 5 से 8 बिंदु हैं तो समझ लो उसको विशेष अच्छे फल मिलने वाले हैं। सेकंड आता है सर्वाष्टक। अगर यहाँ पे 0 से 4 बिंदु भी प्राप्त हैं, लेकिन अगर सर्वाष्टक में उसको 30 बिंदु से ऊपर प्राप्त है उस घर में, उस भाव में, जैसे 9th हाउस में गोचर कर रहा है शनि टॉरस लगन में, अगर ये 30 सर्वाष्टक में 30 बिंदु से ऊपर लेके बैठे हुए यहाँ पर टोटल, तो वो शनि अच्छे फल देने वाला है। यहाँ जुपिटर भी जब नवंबर में आएगा अच्छे ही फल देने वाला होगा। अब आते हैं षडबल और भावबल पर। जब हम अष्टक वर्ग को देख रहे हैं उसी तरह षडबल और भावबल भी देखे जाते हैं। षडबल भावबल का मतलब है षडबल में अगर वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है और भावबल में वो हाउस स्ट्रॉन्ग है तो भी वो विशेष फल अच्छे दे सकते हैं। अगर यहाँ वीक हुआ तो फल आपके न्यूनतम स्तर पर चल जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मूर्ति निर्णय में। जिस दिन ये गोचर में शनि ने घर बदला उस दिन वो सैटर्न अपने नेटल मून से आपका उस दिन का ट्रांजिट मून भी देखा जाता है। अगर अच्छी जगह हुआ, जैसे यहाँ पे किसी का मून है स्कॉर्पियो राशि में टॉरस लगन में और उस दिन का मून यहीं पे ही था ट्रांजिट करते समय, तो ये गोल्ड लेके जा रहा है। 1, 6 और 11 में अगर ट्रांजिट वाले दिन मून है तो समझ लो बहुत अच्छा गया है। 2, 5, 9 में है तो समझ लो उससे नीचे जा रहा है और 3, 7, 10 में बहुत ऑर्डिनरी जा रहा है। 4, 8, 12 में तो समझ लो फल बहुत खराब देने वाला है। तो इस बात को भी समझने पड़ेगा नेटल मून से उस दिन का ट्रांजिट मून हमारा कहाँ था। लास्ट बिंदु आते हैं ट्रांजिट के समय। ये भी देखना जरूरी है कि लगन से वो ट्रांजिट हो कहाँ रही है। 8वें घर हो रही है, 6ठे घर हो रही है, 12वें घर हो रही है, कहाँ हो रही है, या किसी अच्छे घर में हो रही है। अगर लगन से, मून से, एमडी से और लग्नेश से वो ट्रांजिट बहुत अच्छी हो रही है तो समझ लो बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। जैसे टॉरस लगन में अभी शनि और जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए 9th हाउस में 10 नंबर में कैप्रिकॉर्न राशि में। अगर टॉरस लगन का लग्नेश इधर बैठा हुआ है और ये दोनों लग्नेश से संबंध बना रहे हैं तो समझ लेना एक कैरियर के लिए बहुत अच्छी ट्रांजिट जाने वाली है। माइट भी हो सकता है शनि की वजह से हेल्थ के थोड़े इश्यूज रह सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन से जुड़े हुए कुछ विषय आपके सामने लेके आया हूं। इस सीरीज में सबसे पहले मैं इंदु लगन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपके सामने कि इंदु लगन से धन को देखते कैसे हैं। ये तो बात पिछले कुछ एपिसोड में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इंदु लगन का जिक्र कर चुका हूँ। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली आपके सामने लेकर आया था। हाउ इंदु लगन वर्क्स एज ए धन लगन, वो आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस समय मैंने डिटेल में कुछ भी बात नहीं की थी तो लोगों ने मेरे से इंक्वायरी की थी इंदु लगन देखते कैसे हैं। तो आज उसी श्रृंखला को मैं धन की पहली वीडियो ही मैं इंदु लगन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी कुछ और वीडियोस आज ही लाऊंगा बट वो वैदिक चार्ट से देखेंगे कि धन कैसे देखते हैं, फिर केपी कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देखेंगे धन को कैसे देखा जाता है। तो आज ये तीनों एपिसोड को आज ही मैं खत्म करूंगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पोजीशन धन के लिए देखना क्या क्या होता है हॉरोस्कोप के अंदर। सबसे पहले इंदु लगन में बता देता हूँ इंदु लगन कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंदु लगन के लिए लगन से 9th हाउस और चंद्रमा से 9th हाउस की जो
राशि पड़ती है, इनकी कलाओं को जोड़ना पड़ता है। जैसे इस लगन में ये मैंने कलाएं दी हैं। सन अगर 9th लॉर्ड बनता है दोनों में से किसी लगन से, तो उसके लिए 30 कला मिलती है। मून के लिए 16, वीनस के लिए 12, जुपिटर के लिए 10, मरकरी के लिए 8 और मार्स के लिए 6 और शनि के लिए 1। अब इस लगन में देखते हैं, एक हॉरोस्कोप बना पड़ा है मेरे पास। इसमें 9th लॉर्ड बनते हैं शनि, तो शनि के लिए 1 ले लेंगे पहले। फिर चंद्रमा से 9th हाउस बनता है मून, तो मून के लिए हम 16 ले लेंगे। ये जो भी इन दोनों का जोड़ आया 17 आ गया इनका जोड़। इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, एक नेट फार्मूला है। 12 से कम हो तो उसके लिए अलग समझा दूंगा, 12 से ऊपर हो तो डिवाइड कर देंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, और 12 से नीचे जो भी रिमाइंडर आता है हमारा, और 17 नहीं पहुंचते यहाँ पर, 12 से नीचे रह जाते, तो जो रिमाइंडर होता है उसको देखते कैसे हैं। यहां इस केस में 5 आया, तो जो भी चंद्रमा से 5 घर आगे हमें चले जाएंगे। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हमारा इंदु लगन बन गया जी, ये पाइसिस साइन, ये वाला, ये हमारा इंदु लगन हो गया। अब इसको देखना कैसे, आप आज आपको ये आपका ये संशय दूर करता हूं। इंदु लगन में कोई भी प्लेनेट स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब ये इस लगन में स्वराशि के जुपिटर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर के गुणों के आधार पे आपको पैसा दिलवाएंगे। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, जुपिटर कंसल्टेंसी भी है, और जुपिटर आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी है, और टीचिंग से भी कनेक्टेड है ये जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पे बने हैं। अगर जुपिटर की जगह मंगल बनते हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ फायदा करा सकते थे, पुलिस की सर्विसेज से करवा सकते थे। या यहाँ पे स्वराशि के शनि होते, वो आपको जमीन से कुछ फायदा करा सकते थे, माइन से फायदा करा सकते थे। या यहाँ पे मरकरी होते, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से, कंसल्टेंसी से, इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं से फायदा दिलवा सकते थे। सूर्य होता थे, सूर्य यहाँ पे उच्च के होते या अपने स्वराशि के होते, तो पिता से, राज्य से फायदा करा सकते थे। तो जो भी प्लेनेट इस घर में आएगा स्वराशि का, वो अपने, या स्वराशि का आया, उच्च में आए, मित्र राशि में आए, वो अपने गुण धर्म के हिसाब से फायदा घाटा कराते हैं। अब जो भी आपका हिंदू लगन पड़ा, वहां पे कोई नीच का ग्रह आ गया, या कोई भी नीच के 6-7 के 7 में से कोई भी एक ग्रह आ गया, तो वो आपकी अच्छी पोजीशन को नहीं बताता। वो बताता है कि आप बिलो एवरेज रहेंगे पैसे के मामले में हमेशा। अब इसको उसमें आ गया नोटिसेबल पॉइंट्स में आपको आज शेयर करता हूं आपके साथ। जुपिटर लगन से 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस को भी देखो। अपार्ट फ्रॉम दिस जुपिटर लगना, और जो जो ग्रह इसको देख रहे हैं, जो इंदु लगन को, उनको भी देखो। कुंडली में कितने ग्रह इस लगन को देख रहे हैं। जितने ज्यादा लगनों का, जितनी ज्यादा प्लैनेट्स का इस लगन से संबंध बनेगा, समझ लो उतना ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। अब इस चार्ट में ही देख लेते हैं। 2nd लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के इंदु लगन से संपर्क बना रहा है, इंदु लग्नेश से भी संबंध बना रहा है, और 11th में यहाँ पे शनि आ गए, बहुत अच्छी सिचुएशन को दिखा रहा है। इंदु लगन से पंचम में वीनस और सन चले गए हैं, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। 9th हाउस में चंद्रमा है, हालांकि नीच के हैं, बट बहुत बुरे नहीं दिख रहे, तो वो भी ठीक ही लग रहा है मुझे। तो इंदु लगन को आज मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की कि इंदु लगन से हमने धन को देखना कैसे। अभी इसी सीरीज में मैं 2-3 वीडियो और लाने वाला हूं, और आज ही लाऊंगा, तो आपको बाकी सिचुएशन भी, धन को देखना कैसे है, हॉरोस्कोप में, वैदिक चार्ट में कैसे देखना है, और आपका कृष्णामूर्ति पद्धति में कैसे देखना है, वो भी मैं आपको आज ही क्लियर करूंगा। आप मेरा ये वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोशो ग्रिड की सीरीज चल रही थी, उसमें लोगों ने मुझसे इंक्वायरी की थी कि करोड़पति को लोशो ग्रिड में कैसे देखेंगे, नेम एंड फेम को लोशो ग्रिड में कैसे देखेंगे। उन सब का जवाब देता हूं आज आपको, बट उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु पिछले एपिसोड में कुछ छूट गए थे, आज उनको डिस्कस करता हूं। अगर किसी का एक्शन प्लान और थॉट प्लान कंप्लीट हो रहा हो तो क्या होगा? अगर एक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन बनेगा ऐसा व्यक्ति, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कैप्टन और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट बन सकता है। उसके अलावा मेंटल प्लान और प्रैक्टिकल प्लान, मेंटल प्लान होता है जी आपका ऊपर वाला, और प्रैक्टिकल प्लान होता है नीचे वाला। अगर ये कंप्लीट हो रहा हो तो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा? ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, बट ऐसा बिजनेसमैन बनेगा जो कि इमोशंस नहीं रखेगा, क्योंकि बीच वाला पूरा प्लान गायब है। यानी सिर्फ दिमाग से सोचेगा और चल पड़ेगा उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बंदा है वो। सारी एस्पेक्ट देख के चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता,
और दिमाग में उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होगी कि किस तरह से मुझे एक्शन लेने हैं। और मैंने जनरली इस तरह के प्लेन्स को राजयोग के बराबर ही पाया है। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं ऐसा प्लेन, जो दोनों प्लेन आपके कंप्लीट हो रहे हो। तीसरा एक और प्लेन है जो जनरली बहुत कम बनता है, कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग रह जाता है, वो है आपका थॉट प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्लेन ये बिजनेस एरो को दिखाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, बहुत दूर तक के सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। और ये थॉट प्लेन भी चाणक्य दिमाग का है। तो जब इन दोनों का मिलन होता है, ये भी एक प्रकार से राजयोग है, पर इसका बनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोशो ग्रेड में मैंने ये कंप्लीट पाया, बट ऐसे व्यक्ति भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, करोड़पति को कैसे देखना है लोशो ग्रेड में। जनरली करोड़पति की लोशो ग्रेड में 44, 33, 55, 111, 22 ये कॉम्बिनेशन पाए हैं। ये कॉम्बिनेशन जितने ज़्यादा इसमें होंगे, समझ लो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि व्यक्ति करोड़पति बनेगा। अगर 111, 33 और 22 भी होगा ना तो भी बन जाएगा। बट जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन, जितनी ज़्यादा संख्या में मौजूद होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग मजबूत होंगे, तो उतना ज़्यादा चांसेस होंगे व्यक्ति के करोड़पति बनने के। अब इसमें नेम एंड फेम का एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। नेम एंड फेम के लिए 99 मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। और 999 हो अगर 111 के साथ तो बहुत ही बढ़िया। ये मुकेश अंबानी जी की कुंडली में मैंने देखा था। ही इज़ अ मास्टर प्लानर एंड मास्टर एग्जीक्यूटर। अब एक बात और छूट गई है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 88 का कॉम्बिनेशन बड़ी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी ने व्यक्ति ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली हो तो उसके लिए 88 का कॉम्बिनेशन भी देखा गया। तो थैंक्स फ्रेंड, आज आपके सामने कुछ नई थॉट्स मैंने शेयर किए हैं लोशो ग्रिड के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका प्रोफेशनल सीरीज से कनेक्टेड एक नई 2 कैरियर ओरिएंटेड पोस्ट लेके आया हूं। आईएएस और पॉलिटिशियन बनने के लिए हॉरोस्कोप कैसे देखें। आईएएस के लिए हम 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस ये हमारे मेन हाउसेज हैं। अब इनका संबंध सन और जुपिटर, इनसे अगर बनता है तो आईएएस व्यक्ति बन सकता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ। वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ। जुपिटर अगर 6th हाउस में मौजूद है, 10th हाउस में ये मौजूद है सूर्य, तो दोनों की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 10th हाउस से बन रही है। अच्छी राजकीय पोस्ट के लिए जुपिटर की तो भूमिका कोई मना ही नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सूर्य का अच्छा होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए बंदा जब जाता है तो उसका इंटरव्यू भी होता है। उस इंटरव्यू के लिए सन और जुपिटर के अलावा हम मार्स एंड मरकरी को भी देखेंगे। मार्स आपका साहस है, तो जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप किस तरह से अपने आप को पेश करोगे वो मार्स बताएगा आपका। और मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर इंटरव्यू के समय उसका आंसर देने में मरकरी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब बात करते हैं पढ़ाई की भी, क्योंकि आईएएस बनने के लिए ये बात तो है नहीं कि सीधी सीधी बंदा गया और आईएएस बन गया, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई में सैटर्न और मून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सैटर्न आपकी एकाग्रता देता है, पढ़ने के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरी होती है। मून भी आपका फोकस है, क्योंकि एक स्टेबल मून ही पढ़ाई में आपको सक्सेस दिला सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटिशियन के लिए। पॉलिटिशियन की कुंडली के लिए जो जो ग्रह अच्छे होने चाहिए उसमें सन, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, राहु एंड मून भी है। सन आपकी लीडरशिप क्वालिटी है। सन किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। हायर पोस्ट के लिए हमेशा सन की भूमिका कोई नकारा नहीं जा सकता। जुपिटर आपका जुडिशरी से कनेक्टेड है, जस्टिस से कनेक्टेड ग्रह है, और अच्छी सफलता कैरियर में जुपिटर की भी एक भूमिका बहुत बड़ी होती है। शनि आपका जनता से संपर्क करना सिखाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन का कैरियर ही जनता से जुड़ा हुआ है और जनता का प्रतिनिधि सैटर्न है। तो सैटर्न का अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पॉलिटिशियन कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपका जनता से संपर्क अच्छा बना रहेगा तो आप जीत के आ सकते हैं। अब कौन से एक मार्स भी बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि मार्स एक साहस है। आपको बैटल फील्ड में जाकर लड़ना पड़ेगा, वहाँ बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, 100 बातें होंगी जो फील्ड में जाके करनी पड़ती है। मार्स वो एक्शन है आपको देगा जो आपको फील्ड में रिप्रेजेंट करेगा। राहु की भी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। राहु दाव पेच है। आजकल वकालत हो या कुछ भी जगह हो,
21वीं शताब्दी में राहु की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। तो जीतने के लिए सब तरह के दाव पेच खेलने पड़ते हैं। राहु वो दाव पेच एक पॉलिटिशियन को सिखाता है जो उसके जीतने के रास्ता बनाते हैं। हाउसेज बना देते हैं, हम आपको बताते हैं हाउसेज कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिशियन के लिए। 6th हाउस सर्विस का है, 7th हाउस जनता का है, 10th हाउस आपके कैरियर का है और 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। जब ये चारों कैरियर से इनका संपर्क अच्छे रूप में बनेगा इन सभी ग्रहों का, तो आप एक सक्सेसफुल कैरियर एज ए पॉलिटिशियन बना सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सामने ज्योतिष की एक बिल्कुल नए विषय से शुरुआत करते हैं। उस ज्योतिष का नाम है जैमिनी ज्योतिष। जैसे ऋषि पराशर हुए थे, उन्होंने पराशरीय सिद्धांत लिखे थे, ऐसे बहुत साल पहले ऋषि जैमिनी हुए थे, उन्होंने ज्योतिष का एक नए नज़रिए से पेश करने की कोशिश की थी। आइए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसके लिए पहले वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से जैमिनी सिस्टम काम करता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैमिनी सिस्टम में जो प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है उसको हम आत्म कारक कहते हैं। वो आत्म कारक हमारा लग्नेश की तरह काम करता है। जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उसको हम अमत्य कारक कहते हैं। वो हमारा दशमेश की तरह काम करता है। जिस तरह हम D10 से, ये 10वें घर से हम काम के लिए देखते हैं, अपनी रोजगार के लिए देखते हैं, इस तरीके से हम अमत्य कारक से उन सभी बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड हाउस से जो हम देखते हैं यानी भाई बहनों का या कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो भ्रात कारक कहलाता है इसमें। तो ये 3rd डिग्री का प्लैनेट होता है जो 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस को दिखाता है हमारे। 4th हाउस के लिए हम मात्र कारक को देखते हैं जो डिग्री में 4th होता है। 5th हाउस के लिए हम पुत्र कारक देखते हैं जो 5th हाउस की सभी पहलुओं को दिखाता है। 6th हाउस के लिए हम ज्ञाति कारक को देखते हैं जो हमारा रोग को, ऋण, शत्रु को, इस तरह की बातों को दिखाता है। 7वें घर से जिसमें हम मैरिज देखते हैं, इसमें हम दारा कारक को देखते हैं। ये डिग्री का सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है, उसको हम दारा कारक कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक पंचमेश भी होता है इसमें जो 5th लॉर्ड होता है। अब आत्म कारक और अमत्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक और पंचमेश, इनका आपसी संबंध राजयोग बनाता है। वो संबंध देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। ऋषि पराशर ने जो सिद्धांत दिया है वो इस तरह से दिया है कि डुअल साइन वाले बैठे हुए प्लैनेट तो डुअल साइन को ही देखेंगे। तो अगर वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनका हम दृष्टि संबंध बोलेंगे। अगर वो किसी तरीके से राजयोग बना रहे हैं तो वो राजयोग में माना जाएगा। उसी तरीके से इसमें फिक्स साइन और मूवेबल साइन में बैठे प्लैनेट ये एक दूसरे को देखते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, जैसे ये मूवेबल साइन है, ये फिक्स साइन है, ये वाला प्लैनेट अपने साथ वाले घर के प्लैनेट को नहीं देखता। तो जब इस तरह के संबंध देखेंगे तो इसमें ये बात को जरूर गौर करना होगा कि आपस में साथ वाला घर साथ वाले घर को नहीं देखता, क्योंकि ये नौबत डुअल साइन वाले में तो नहीं आती बट यहाँ पर जरूर आएगी। अब ये सारे संबंध हम D9 और D10 में भी कैरी फॉरवर्ड करके देखेंगे। अमत्य कारक की D9 में पोजीशन और D10 में भी पोजीशन देखी जाएगी। अगर अमत्य कारक किसी भी तरह से आत्म कारक के साथ 10th हाउस में या अकेला ही 10th हाउस से संबंध बना रहा है तो वो राजकीय संबंध की तरफ इशारा करते हैं। तो इस बात की पुष्टि जरूर कीजिए कि अमत्य कारक की क्या दृष्टि संबंध D9 में या D10 में 10th हाउस से बन रहे हैं या D10 के 10th लॉर्ड से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब जो भी ये संबंध आपस में बन रहे हैं यही आपके राजयोग बनते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा राजयोग भी बताया है, वो वीनस और मून का परस्पर संबंध है। अगर इस तरह की दृष्टि संबंध से वीनस और मून भी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी राज संबंधी और राजयोग की तरह ही काम करेंगे। एक और बिंदु इसमें स्पष्ट करता हूँ कि जब ये दशाएं इसमें राशि की दशाएं चलती हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैंसर की दशा चल रही है उस व्यक्ति की, तो उस कैंसर की दशा से ये सारे प्लैनेट अलग अलग भाव में या किसी भाव में मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो उससे हमें समझ में आएगा कि वो प्लैनेट या वो जो कारक है वो किस तरफ गए हुए हैं। जैसे हम आत्म कारक की बात करते हैं,
किसी भी दशा से, जैसे कैंसर की दशा से आत्मकारक 8वें घर में आ जाता है, वो कुछ परेशानी को दिखाता है लग्नेश की, कि लगन समान जो आत्मकारक 8वें घर में आ गया है वो कुछ ना कुछ विघ्न दिखाएगा आपकी ज़िंदगी में। इसी तरीके से एक और बात देखते हैं कि सपोज कैंसर की दशा चल रही है और आपका अमत्य कारक वहाँ से 11वें घर में या 10वें घर में पड़ रहा है और उस पर और भी शुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, शुभ संबंध बन रहे हैं, राज संबंध बन रहे हैं, तो वो जीवन के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरीके से एक और बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज किसी भी दशा में आपका ज्ञाति कारक, ये कैंसर की दशा चल रही है, ज्ञाति कारक यहाँ पे 2nd हाउस में आ गया, इस 2nd हाउस किसी भी दशा से उसका धनस्थान हुआ, यहाँ ज्ञाति कारक का मौजूद होना एक खतरे की घंटी दिख रही है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए। तो यहाँ फाइनेंशियल कुछ ना कुछ वो लॉसेस दे सकता है, इस बात को जरूर देखिएगा, समझिएगा। इसी तरीके से अगर कैंसर की दशा चल रही है, ये ज्ञाति कारक उसी दशा के अंदर ही आ गया है या उस लगन के लॉर्ड को देख रहा है, उस राशि को देख रहा है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ एक छोटे से इंडिकेशन से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।